सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार और भारत रत्न के विषय में। आपको पता है कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, इसी के कारण यह पुरस्कार या अवार्ड इस समय चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन इस टॉपिक को डायनेमिक बनाने के लिए हम इस वीडियो में न सिर्फ पद्म पुरस्कारों पर बात करेंगे, बल्कि भारत रत्न को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि ये जो अवार्ड्स हैं क्यों दिए जाते हैं, कब से दिए जाते हैं, किन किन कैटेगरी में दिए जाते हैं, और ये जो अवार्ड्स हैं ये उपाधियों से कैसे अलग हैं, और संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत इनको निलंबित अर्थात सस्पेंड क्यों नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके संदर्भ में क्या है। ये जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है और काफी फैक्चुअल भी है। कई बार आपकी एक शिकायत रहती है कि मैं बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं बताता। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो भी टॉपिक है उसके मैक्सिमम फैक्ट्स को कवर किया जाए। लेकिन हाँ, कई बार यह हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, मैं उनको स्किप कर देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक ही है और वह है आपको परीक्षा के लिए तैयार करना। आइए हम थोड़ा सा इनको समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर दिखाया गया है भारत रत्न। भारत रत्न को अगर देखेंगे तो इसके दो साइड होते हैं। यह सामने वाला साइड है अर्थात जिस पर भारत रत्न लिखा हुआ है। इसका बैक साइड जो है वह इस रूप में दिखाई देगा, जहां पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। आप इसको देख रहे हैं तो यहां पर हमारा जो प्रतीक चिन्ह है उसको भी दिखाया गया। इन पुरस्कारों के साथ साथ हमें जो समझना है वह समझना है पद्म विभूषण को, पद्म भूषण को और पद्मश्री को हम समझेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो चार जो अवार्ड्स हैं इनके विषय में भी हम केवल आज डिस्कशन करेंगे। अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड वगैरह जो हैं वो आने वाले समय में किसी अन्य वीडियो में हम उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री हैं, इनके विषय में हम आपको और बताएं उससे पहले यह जो चित्र हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। इनमें क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझने का कुछ प्रयास कीजिए। क्या कुछ आपको अंतर नजर आता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इन पुरस्कारों में कोई अंतर है या फिर सिर्फ कलर चेंज हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए थोड़ा सा टेक्स्ट के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत ने आजादी के बाद एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाया। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह यह कहती है कि जो हमारे यहाँ के संसाधन हैं, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो अर्थात सरकार के स्तर पर हो, या राज्य सरकार के स्तर पर हो, या फिर देश के किसी व्यक्ति के स्तर पर क्यों ना हो, उन संसाधनों का हम प्रयोग ऐसा करेंगे जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, और इसी को कहते हैं कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट। अर्थात जो वेलफेयर स्टेट होते हैं उनका उद्देश्य यह होता है कि उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो क्रियाकलाप हैं वह कुछ इस रूप में हो जो किसी एक वर्ग, किसी एक क्षेत्र को लाभ ना पहुंचाते हो, बल्कि सभी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित हो। तो ये जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसके तहत सरकार और उसकी संस्थाएं तो है समाज में कई तरह के कल्याण के कार्य करती हैं, लेकिन कभी भी कोई राज्य सिर्फ अकेले कल्याणकारी राज्य के टारगेट को, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें आवश्यकता होती है इस कल्याणकारी राज्य के नागरिकों को भी। इसीलिए हर कल्याणकारी राज्य क्या करता है, वह अपने यहां कुछ ऐसे लोगों को प्रमोट करता है या फिर ऐसे लोगों को सम्मानित करता है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं या फिर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो
समाज के हितों को ध्यान में रखकर अपने क्रियाकलापों को निर्देशित करेंगे तो हमारा कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से प्राप्त हो सकता है। और इसी के कारण जो है कि 2 जनवरी 1954 को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की गई और यह पुरस्कार उन लोगों को देने की घोषणा की गई जो समाज के लिए, जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, अर्थात उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो जीवन शैली है, या फिर उनके जो सोचने का तरीका है, या उनका जो सामाजिक योगदान है वो ऐसा होता है जिससे समाज का भला हो सके। अब ये जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई उसमें भारत रत्न और पद्म पुरस्कार थे। तो ध्यान दीजिएगा 2 जनवरी 1954 को जब पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है कि हम क्या करेंगे, सेना से इतर जो नागरिक होते हैं उनके कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए, सभी लोगों के सामने लाने के लिए, ताकि उनको देखकर अन्य लोग भी प्रेरित हो सके कि हमें भी कुछ ऐसा करना है जिससे सामाजिक हित के जो लक्ष्य हैं वो पूरा होता है। तो 2 प्रकार के पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई। पहला था भारत रत्न पुरस्कार और दूसरा था पद्म पुरस्कार। 1954 में हमने बताया कि पद्म पुरस्कार और जो है कि भारत रत्न को देने का प्रारंभ किया गया, लेकिन जो पद्म पुरस्कार था इसकी भी 3 कैटेगरी थी। इसको कहा जाता था पद्म विभूषण प्रथम वर्ग, पद्म विभूषण द्वितीय वर्ग और पद्म विभूषण तृतीय वर्ग। अर्थात जो पद्म पुरस्कार थे इसमें शामिल जो लोगों की संख्या थी वह बड़ी थी और उनको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए या फिर उनके कार्यों के योगदान के आधार पर उनको क्या किया जाता था, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के रूप में उनको नामांकित किया जाता था। तो जब इसको प्रारंभ कर दिया गया और इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया तो कुछ लोगों को लगा कि नहीं, यह हुआ कि हम कुछ लोगों के कार्य को ज्यादा बड़ा मान रहे हैं इसलिए उनको कैटेगरी 1 में रखेंगे, कुछ को उनसे नीचे मान रहे हैं इसलिए हम उनको सेकंड कैटेगरी में रखें। तो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है। इसी के कारण वर्ष 1955 अर्थात 1 साल के बाद ही ये जो कैटेगरी प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग वाली जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि जो पद्म पुरस्कार हैं इनको अब इन नामों से जाना जाएगा। तो पहले क्या कहा जाता था, पद्म विभूषण प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, और सबके साथ जुड़ता था शब्द पद्म विभूषण। अब कहा गया कि जो पुरस्कार होंगे इनको जाना जाएगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से। अर्थात ये जो पद्म भूषण और पद्मश्री यह 1955 से क्या हुए, स्टार्ट हुए, इस रूप में समझ सकते हैं। या फिर इनको कहा जाए कि इनका रीनेम किया गया 1955 में। अब सबसे पहले हमें समझना होगा भारत रत्न के विषय। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना जो कार्य करता है या जो सामाजिक उसका योगदान है वह असाधारण है अर्थात अद्वितीय है और उससे उस कार्य से क्या होता है, राष्ट्रीय सेवा का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है। तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा भारत रत्न। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, यह दिया जाता है कोई कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा करे जिससे देश का नाम हो, साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा लिटरेचर रखे जिसको साहित्य के रूप में माना जाए कि हाँ यह कहीं ना कहीं एक ऐसा मील का पत्थर साबित हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा साहित्य है जो समाज का पूरी तरह वही आईना प्रस्तुत करता है जैसा समाज है। कुल मिलाकर साहित्य में अगर उन्होंने अच्छा कार्य किया हो, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो या फिर खेल हो, तो इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, यह घोषणा की जाती है कि कोई व्यक्ति अगर इन कैटेगरी में आता है और उसने कुछ असाधारण कार्य किया है राष्ट्रीय सेवा का तो उसको भारत रत्न दिया जा सकता है। भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है और हर साल भारत रत्न दिया जाए यह भी जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने देखा वर्ष 2020 में भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई और इस बार भी भारत रत्न की घोषणा नहीं की गई। इस सम्मान को प्रारंभ में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। अर्थात मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति थे और उनको जो है कि उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद हमको लगा कि इनको तो हमें देना चाहिए था, तो प्रारंभ में यह व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1955 में यह प्रावधान जोड़ा गया कि जो भारत रत्न है इसको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अर्थात अगर अब आपसे कोई पूछे कि क्या किसी को
को मरणोपरांत जो है कि भारत रत्न दिया जा सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया जा सकता है। वर्ष 1954 में पहली बार जब भारत रत्न दिया गया तो इसमें 3 लोग शामिल थे। ये जो महानुभाव थे इनमें कौन कौन थे? इनमें थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी और सी राजगोपाली जी। ये 3 लोग थे, ध्यान दीजिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी और सी राजगोपालचारी 3 लोग थे और तीनों लोगों को किया गया एक साथ भारत रत्न दिया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को घोषित किया जाता है और आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की तरफ से केवल एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है, इसमें कोई धनराशि प्रदान नहीं की जाती। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि आपको जीवन यापन के लिए कोई पुरस्कार दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां पर देखिए किया क्या जा रहा है कि आपको सिर्फ सम्मानित किया जा रहा है, आपको एक आइडल बनाया जा रहा है कि आपको देखकर अन्य लोग भी प्रयास करें। यह जीवन यापन का क्या है, एक विकल्प नहीं है कि आपको अब क्या मिलेगा, एक पेंशन मिलेगा या आपको 50-60 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जाती है और इसके लिए किसी औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष 2013 में खेल को इस कैटेगरी में, अर्थात जो हमने बताया ऊपर किनकी कैटेगरी में दिया जा सकता है, तो वर्ष 2013 में खेल को भी इस कैटेगरी में, अर्थात जो अर्हता की कैटेगरी है, जो एलिजिबिलिटी की कैटेगरी है, उसमें शामिल किया गया और वर्ष 2013 में सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार खेल की श्रेणी में दिया गया और CNR राव को विज्ञान की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सचिन तेंदुलकर के साथ किनको दिया गया, तो यहां पर जो नाम लिखा है जिसको मैंने अभी पढ़ा, उनको दिया गया था किसके, साइंस की कैटेगरी में उनको दिया गया था। भारत रत्न जो प्राप्तकर्ता लोगों को सरकार जो है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में जगह देती है। अब ये प्रश्न आएगा यह क्या है, तो वारंट ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब यह है कि जब कोई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम होगा तो उसमें क्या किया जाता है, जो लोग इसमें शामिल हैं अर्थात वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में शामिल हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है, उनको वरीयता दी जाती है। कुल मिलाकर अगर यह समझिए कि जो देश के प्रमुख हैं हमारे यहाँ, जैसे अगर राष्ट्र के प्रमुख के रूप में देखा जाए तो कार्यकारी प्रमुख तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नाम के लिए क्या है, राष्ट्रपति हैं, तो वह उनकी सूची में शामिल हो जाते हैं और जब भी कोई महत्वपूर्ण फंक्शन होगा, आयोजन होगा, तो इन लोगों को बुलाया जाएगा। अगर प्रोटोकॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आखिर इनका जो कद है, स्टेटस, वो क्या होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद इनका क्या आता है, स्थान आता है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार यूपीएससी ने हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न पूछे हैं, ये पूछा जा सकता है और यहां पर ध्यान रखिएगा कि किनके बाद उनका स्थान आता है। वर्ष 1977 में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980 में इसे पुनः चालू कर दिया गया और जब 1980 में दोबारा इसको प्रारंभ किया गया तो उस समय सबसे पहले दिया गया मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को पुनः 1993 से 1997 के बीच में भी रोका गया था। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कितनी बार रोका गया था तो आप बता सकते हैं 2 बार। मरणोपरांत जो है कि सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था, यह फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। यह जो भारत रत्न होता है, इस पुरस्कार में दिए जाने वाले सम्मान की जो मूल विशिष्टि है, जो हमने दिखाया, जो सिंबल दिखाया, इसमें 35 सेंटीमीटर व्यास वाला गोलाकार स्वर्ण पदक जिस पर सूर्य और ऊपर की ओर हिंदी भाषा में भारत रत्न लिखा होता है, नीचे फूलों का एक गुलदस्ता टाइप का बना होता है और अगर बैक साइड से देखेंगे तो इसमें पीछे की ओर जो शासकीय संकेत है जिसको हमने दिखाया और आदर्श वाक्य अपना सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसे सफेद फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है और इसके साथ राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात एक तरह का प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है।
सरकार ने अब तक 41 लोगों को भारत रत्न दिया है। वर्ष 2020 में किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। यह पुरस्कार भारत के नागरिकों के साथ साथ बाहर के लोगों को भी दिया जाता है, जैसा कि 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को और 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया गया था। ऐसे कई नाम आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह भारत के लोगों को ही मिलेगा। अब हमने समझा भारत रत्न, अब हम समझते हैं पद्म पुरस्कार। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद किसका नंबर आता है? पद्म पुरस्कार का। यह जो पुरस्कार है विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा, ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा देने के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। अभी जो पद्म पुरस्कार है इनको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण। तो ये जो पद्म विभूषण उन लोगों को दिया जाता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जाने जाते हैं, अर्थात उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो देश के लेवल पर असाधारण हो, विशिष्ट सेवा हो, तो यह दिया जाएगा पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण क्या है? भारत रत्न के जस्ट बाद इसका नंबर आता है, और इन दोनों के बाद आता है पद्म भूषण का नंबर, अर्थात तीसरा जो पुरस्कार है, और चौथे नंबर पे आता है पद्म श्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आखिर जो ये नागरिक अवार्ड्स होते हैं इनकी हायरार्की क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न पहले पर आएगा और उसके बाद ये तीनों आ जाएंगे। और इधर से ये आपका दूसरा हो जाएगा, यह तीसरा हो जाएगा, यह चौथा हो जाएगा अगर इसके ऊपर हमने क्या कर लिया है? भारत रत्न को जोड़ लिया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे पद्म पुरस्कार। अब हमने पद्म पुरस्कार को 3 नाम से उसको जाना, अब एक एक करके उन पर बात करते हैं। पहला है पद्म विभूषण। भारत रत्न के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है। वर्ष 1954 में यह पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बसु को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोक संबंध में, बाला साहेब गंगाधर खेड़जी को लोक संबंध के क्षेत्र में, जिग्मे दोरजी वांगचुंग को दिया गया था, नंदलाल बोस जी को दिया गया था, B.K. कृष्ण मेनन को दिया गया था। तो पहला जो दिया गया पुरस्कार है, कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, तो यहां पर आप नाम याद रखिएगा। पद्म भूषण सम्मान जो है कि अब हमने समझ लिया पद्म विभूषण, पद्म भूषण इससे थोड़ा सा नीचे होता है, और ये जो है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च जो है कि नागरिक सम्मान माना जाता है। और इसके बाद जो चौथा स्थान आता है वह आता है पद्म श्री का। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है, और राष्ट्रपति भवन में ये पुरस्कार मार्च या अप्रैल माह में दिए जाते हैं। भारत रत्न की तरह इन पुरस्कारों का भी प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, अर्थात कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे यह नहीं जोड़ सकता कि मुझे भारत रत्न मिला। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है कि जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, और अगर आपको भारत रत्न मिलता भी है तो आप भारत रत्न का जो आपका टाइटल है उसको आप आगे या पीछे नहीं जोड़ सकते। कुल मिलाकर वैसे भी जिन लोगों को भारत रत्न मिलता है वह इतने सुलझे जरूर होते हैं कि उनको कैश करने की जरूरत नहीं होती। उनकी तो अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उनको आवश्यकता नहीं है कि वो बताएं कि नहीं हमको भारत रत्न मिला हुआ है, आप इसको देखें। तो कुल मिलाकर ऐसा इसका यूज नहीं किया जा सकता। इन पुरस्कारों को देने के लिए अथवा नामांकन के लिए एक पद्म अवार्ड कमेटी भी बनाई जाती है। हम बात कर रहे हैं पद्म अवार्ड्स के विषय में। तो ये जो कमेटी बनाई जाती है इसे एक कैबिनेट सचिव के द्वारा संचालित किया जाता है। कोई व्यक्ति स्वयं का भी नाम इन पुरस्कारों के लिए कमेटी के सामने या पोर्टल पर नामांकित कर सकता है, और कमेटी द्वारा जब वो नाम की स्वीकृति, किसी भी नाम की स्वीकृति मिल जाएगी तथा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पर सहमत होंगे, उसके बाद इन पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी और फिर कुछ समय बाद क्या होगा, पुरस्कार दे दिए जाएंगे। प्रश्न आएगा कि आखिर जो हमारे संविधान में उपाधियों की बात की गई है और इन पुरस्कारों में क्या कुछ अंतर है। तो देखिए, हमारा संविधान समता मूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है, और समता मूलक समाज की स्थापना का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब सभी लोगों को हम क्या करें, समान माने। और इसी के कारण संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की घोषणा की गई है। उपाधियों का अंत इसलिए जिससे कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ कोई उपाधि जोड़कर अपने आप को विशिष्ट ना दिखाए। जैसे आपने देखा होगा यूके ब्रिटेन में
क्या होता है, लॉर्ड्स आपने नाम सुना होगा कि ये लॉर्ड्स हैं, या फिर कोई बहुत से आपने नाइट्स नाम सुना होगा, सर टाइटल मिलता है। तो कई तरह के जो वहाँ पे टाइटल मिलते हैं उनका यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ संविधान जब हम लोग बना रहे थे तो ये बात उठी कि आखिर यहाँ पर टाइटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न ये आया कि आखिर टाइटल किन लोगों को मिलता है। टाइटल मिलता है कि जो समाज में कुछ अच्छा करते हैं, और बहुत बड़ी संभावना है कि अधिकांश जो एजुकेटेड लोग हों या जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी हो वह बहुत अच्छा करें। ऐसा नहीं कि और लोगों को नहीं मिलता, लेकिन उनको मिलने की जो है कि जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके पास अवसर ज़्यादा होते हैं। तो इस पर काफ़ी डिबेट हुई और ये कहा गया कि नहीं, हम उपाधियों को नहीं लेकर चलेंगे, हम समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। और आपने एक चीज़ देखा, जो प्रधानमंत्री का पद है, तो प्रधानमंत्री हम भली कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, उनको अगर हम लोग संबोधित करें तो क्या है, एक प्रधान सेवक है। और अर्थात उनके साथ शब्द क्या जुड़ता है, सेवक। और सेवक किसके, भारत की जनता के। तो कुल मिलाकर इस पर भी बात हुई और यह कहा गया कि नहीं, हम लोग उपाधियों की स्वीकृति को अलाउ नहीं करेंगे। तो प्रश्न आएगा कि आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ। तो इसमें लिखा गया है, यह निषेध करता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अर्थात इसमें कहा गया कि सेना या विद्या संबंधी क्षेत्र में जो है कि जो अवार्ड्स हैं वो दिए जा सकते हैं, बाकी इनसे अलग कोई उपाधि नहीं दी। ये निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात अगर भारत के आप नागरिक हैं तो आप दूसरे देशों से जो उपाधि उसको भी नहीं कर सकते। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जो विदेशी व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, भारत के राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य अर्थात भारत के नियमों के अनुसार चले। और भारत के नियम यह कहते हैं कि किसी व्यक्ति को उपाधि स्वीकार करने की आजादी नहीं है। तो इसी के कारण चूंकि व्यक्ति विदेशी है तो ये क्या करेगा, इसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी, और अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो ही ले सकता, अदरवाइज वह नहीं ले सकता, क्योंकि वह भारत सरकार के किसी लाभ या विश्वास के पद पर पहले से कार्य कर। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, कोई उपलब्धि या फिर जो है कि कोई भी पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि आप कोई ऐसा पद धारण करते हैं, अर्थात सरकार के अधीन किसी पद पर हैं, तो आप जो है कि कोई भेंट, कोई उपलब्धि, कोई पद जो है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेंगे। और आपको पता है कि दरअसल ये जो उपाधियों के अंत की घोषणा की गई, इसके पीछे का कारण यह था कि जब औपनिवेशिक काल था तो वहां पर जो ब्रिटेन का पूरा शासन था, वो लोग क्या करते थे, लोगों को महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर जैसे अनेक उपाधियां देते थे। और इन उपाधियों से वह अब इंडिकेट करते थे कि आप हमारे करीब हो। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा ना, हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे लिए सभी जनता एक बराबर है। और इसी के कारण अनुच्छेद 18 में क्या कर दिया गया, उपाधियों के अंत की घोषणा की गई, जिसके मैंने क्लॉज आपको ऊपर बताया। अब हुआ क्या था कि यह तो बात हुई संविधान की, लेकिन इसी के साथ हमने आपसे क्या बताया कि 1954 में कुछ अवार्ड्स जो है कि चालू किए गए थे, प्रारंभ किए गए। तो धीरे धीरे चलते रहे, कुछ बातें आई लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो अवार्ड्स हैं, ये तो कोई उपाधि है नहीं। उपाधि का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जिसको मिली है वो अपने नाम के साथ यूज कर सकता है, हमारे यहां तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। दूसरा, जो उपाधि दी जाती थी वो किसके द्वारा दी जाती थी, एक सत्ता के द्वारा दी जाती थी। और सत्ता के द्वारा किस लिए दी जाती थी, हो सकता है वो सत्ता का या फिर जो है कि किसी प्रशासन का वह निकट व्यक्ति हो या फिर उसके साथ उसके संबंध अच्छे हो। लेकिन यह जो पुरस्कार हैं इनका आधार क्या है, समाज कल्याण, भारतीय हितों का पूरा होना या फिर जो हमारे कल्याणकारी राज्य है उसके कॉन्सेप्ट को पूरा करना। तो आगे मैं बताऊंगा कि इन सब चीजों के
के आधार पर इसको जो है कि डिफेंड किया जाता। लेकिन बावजूद इसके 1990 के दशक में केरल और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भारत रत्न और पद्म पुरस्कार पर रोक लगाने की जो है कि याचिका दायर की गई और कहा गया या तो इन पर रोक लगा दी जाए या फिर अच्छा होगा समाप्त कर दिया जाए। ये जो याचिका करते थे उन्होंने कहा। यह विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्या करना था, अपना जजमेंट सुनाना था और स्वाभाविक है वो सुनाता भी। इसी के कारण 1996 में उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय देते हुए कहा कि यह उपाधियां नहीं है बल्कि एक प्रकार का सम्मान है और सम्मान इसलिए है कि जिससे क्या हो, जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य करता है उसको प्रोत्साहित किया जाए। और इस प्रोत्साहन का कोई भी आधार क्या है, यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जिससे सरकार खुश हो जाए। यह जो अवार्ड्स मिलते हैं वह उन व्यक्तियों को मिलते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया है। कोर्ट ने कहा यह उपाधि इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इनका प्रयोग अपनी पहचान बनाने के लिए अपने नाम के आगे या पीछे इनको नहीं जोड़ सकता, अर्थात इनका प्रयोग किसी विशेषण के रूप में अपने नाम के साथ नहीं कर सकता। जबकि उपाधियों का व्यक्ति क्या है, करता है। अर्थात किसी को उपाधि मिली है तो वह अपने नाम के आगे उस उपाधि को लगाता है। जैसे आपने नाइट का सुना होगा, सर का सुना होगा, ऐसी कई तरह की ये जो उपाधियां लगाई जाती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उपाधियां नहीं है, ये अवार्ड्स हैं। अवार्ड्स का मतलब यह है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया है और हमें ऐसे लोगों की और जरूरत है जो समाज को आगे बढ़ा सके, इसलिए दिया जाता है। तो कोर्ट ने इन्हीं के कारणों पर कहा कि ठीक है, इनको कंटिन्यू किया जा सकता है। हाल ही में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 व्यक्तियों को क्या किया गया है, पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री देने का घोषणा की गई है। स्वाभाविक है मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में इनकी क्या होगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब जो 7 शख्सियत हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है कि जो पद्म भूषण जिन लोगों को मिला है उनको देख लेते हैं। अब देखिए जो पद्म विभूषण मिला है वो 7 लोग कौन कौन से हैं। पहला जो नाम है श्री बीबी लाल जी, इनको जो है कि आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद है डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा जो है कि हेडगे, और इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए। मैं बताऊंगा क्या क्या कार्य किया है, बस मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। बाकी ये जितने नाम हैं इनको लिखे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि श्री नरिंदर सिंह जो है कि कापनी जी को मृत्यु उपरांत मिला हुआ है, और इसी तरह से एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को भी क्या है कि मरणोपरांत देने की घोषणा की गई है। इसमें एक नाम और देखेंगे आप, वह है श्री शिंजो अबे, जो कि पहले कुछ समय पहले जापान के जो है कि यह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको भी यह देने की घोषणा की गई। तो आइए एक एक करके इनके विषय में थोड़ा सा हम जानते हैं। बाकी एक लिस्ट और है, ये जो पद्म विभूषण जिन लोगों को दिया गया है इस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अभी थोड़ा सा बात करते हैं पद्म विभूषण जिन लोगों को मिला है उनके विषय में। पहला नाम है शिंजो अबे। भारत और जापान के जो संबंध है आपको पता है शुरू से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन जो शिंजो अबे का काल था, इस काल में इस दौरान पर दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। शिंजो अबे दरअसल उन रणनीतिकारों में माने जाते हैं जिन्होंने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के महत्व को समझा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को विश्व के सामने रखा और यह कहा कि अगर हमें इस क्षेत्र में अगर चाइना को काउंटर करना है, और कई बार जापान की इंटेंशन यहां पर जो है कि रसिया को काउंटर करने की भी होती है, लेकिन हमारे लिए क्या है, चाइना को काउंटर करने के संदर्भ में समझे। तो उन्होंने कहा कि जो इंडो पैसिफिक वाला क्षेत्र है इसका इंपॉर्टेंस तब ज्यादा हो जाएगा अगर भारत क्या करे, अपनी मजबूत दावेदारी यहां पर पेश करे। इसी के कारण आपको पता है क्वाड ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल है। और जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज हमारे लिए चर्चा में बना रहता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफी जो है कि चुनौतीपूर्ण था इंडो पैसिफिक एरिया, जिसको लेकर चीन कई प्रकार के दावे करता है। इसमें जो भारत की भूमिका है या भारत का जो पूरा स्ट्रेटेजिक चेंजेस आए हैं उसमें शिंजो अबे का योगदान काफी ज्यादा है, और इसी के कारण इनको हमने सम्मानित करने के लिए पद्म विभूषण देने की घोषणा की।
शिंजो आबे ने ही चीन की बढ़ती आक्रामकता को रोकने के लिए एक वैकल्पिक सप्लाई चेन का मतलब यह है कि आप देखिए, हम बहुत सी चीजों का आयात करते हैं। आयात कहां से करते हैं? चाइना से करते हैं, ताइवान से करते हैं, या फिर हम उस रास्ते से लेकर आते हैं जिसमें जो है कि चाइना का कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। तो शिंजो आबे ने कहा क्यों ना ऐसा करें कि जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उससे मिलकर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर हम एक सप्लाई चेन बनाएं और हम चाइना को अलग करने का प्रयास करें, जिससे हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर कम हो सके। स्वाभाविक है, जिस आत्मनिर्भर भारत अभियान की हम बात करते हैं, इसके लिए एक आधारशिला पहले ही क्या रखा जा चुका था, शिंजो आबे के द्वारा रखा जा चुका। जापान जो है कि मालाबार सैन्य अभ्यास में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, और जो मालाबार सैन्य अभ्यास है इसको लेकर हमेशा चीन जो है कि तनाव में बना रहता है, क्योंकि इसमें जो है कि जो क्वाड के ग्रुप हैं वही क्या सदस्य हैं, वही इसमें भाग लेते हैं। कई बार ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा चीन के वजह से पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर जो मालाबार सैन्य अभ्यास है उसमें जो है कि जापान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। जापान द्वारा भारत में कई प्रोजेक्ट की भी फंडिंग की जाती है, और वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन परियोजना की जो आधारशिला रखी थी उसमें भी जो है कि शिंजो आबे का काफी योगदान था। इसी के कारण हमने इनके लिए क्या किया है, पद्म विभूषण देने की घोषणा की। दूसरा जो नाम है वह है एसपी बालासुब्रमण्यम जी का। इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म विभूषण दिया गया। सुब्रमण्यम साहब ने 50 साल की अपनी गायकी कैरियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम में लगभग 40,000 से ज्यादा गाने गाए थे। सितंबर 2020 में 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। बाला साहब ने इन गानों के अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा की 40 से ज्यादा फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी कार्य किया है। इन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण पहले ही दिया जा चुका है, और इस तरह से अब इनको पद्म विभूषण भी मिल गया। उसके बाद तीसरा नाम है डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा जो है कि हेगड़े जी का। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाए। हेगड़े जी कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, ये शिक्षाविद भी हैं, एक अच्छे जो है कि वक्ता भी हैं, अर्थात इनकी जो बोलने की शैली वो काफी प्रभाविक है, अच्छे लेखक हैं। इन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई तरह की किताबें लिखी हैं। वर्ष 2010 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया जा चुका है। अब उसके बाद नंबर था पद्म विभूषण का। इसके बाद तीसरा जो नाम है वह है नरेंद्र सिंह कपानी का। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया है। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, लेकिन यह भारतीय मूल के हैं, अर्थात भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज, अर्थात ऐसा हीरो जिसको विषय में हम ज्यादा नहीं जान पाए, लेकिन जो कि क्या है वास्तव में हीरो है, इसके तौर पे इनको नामित किया था। इनका मतलब, इस शब्द का मतलब यह है कि यह ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं जिनके विषय में दुनिया को जानना चाहिए, जिनके विषय में हम कुछ भी कहें वह कम है। ऐसे रूप में इनको पहले ही घोषित किया जा सका। जो हम आज फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं, जिसमें हम डेटा ट्रांसफर करने का कहते हैं कि अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स का विकास कर लेते हैं तो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। उस शब्द को कपानी जी ने ही गढ़ा था, अर्थात इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। यह जो है कि आपके जो फाइबर ऑप्टिक्स वाले क्षेत्र हैं, अर्थात जो फिजिक्स वाला क्षेत्र, इसमें काफ़ी इन्होंने काम किया है। इन्होंने शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स के क्षेत्र में खूब कार्य किया है, लेजर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य किया है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में और प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इनके नाम 100 से अधिक पेटेंट हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति को जरूर यह पुरस्कार मिलना चाहिए। 4 दिसंबर 2020 को 94 ईयर की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसी के कारण इनको जो है कि मृत्यु उपरांत दिया गया। उसके बाद जो तीसरा नाम है मौलाना बहीउद्दीन खान जी का। ये प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ये विश्व के 500 सर्वोच्च उन मुस्लिम नेताओं में शामिल हैं जिन्हें पूरी दुनिया सुनती है। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं। यह राम मंदिर पर विवाद
को खत्म करने के लिए मुस्लिम समुदाय से उस पर अपना दावा छोड़ने की अपील कर चुके थे। ऐसा करने वाले पहला व्यक्ति थे। इन्होंने वर्ष 2001 में सेंटर फॉर पीस एंड री स्पिरिचुअलिटी की भी स्थापना की। उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, एकता को बढ़ावा देना। इसी के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया। तीसरा नाम जो है वो है बीबी लाल जी का। ये दिल्ली के प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं और 1968 से लेकर 1972 तक ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात ASI के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये यूनेस्को की कई कमेटियों में काम कर चुके हैं। इनकी जो प्रसिद्ध किताब राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु साहित्य, पुरातत्व ये और अन्य जो इनका जो किताब है ये वाली, ये काफ़ी फेमस है। इसमें जो है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों पर चर्चा की है और इन्होंने जो प्राचीन राम मंदिर के विषय में भी कई घोषणाएं इन किताब में की हैं। और उसके अलावा जिनको दिया गया है उड़ीसा के मूर्तिकार सुदर्शन साहू जी का। इनके विषय में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या आप सुदर्शन साहू जी से पहले परिचित हैं या नहीं हैं। अगर नहीं परिचित हैं, आपको होना चाहिए था, और नहीं है तो प्लीज़ इनके विषय में पढ़ लीजिएगा। कला के क्षेत्र में ये एक शानदार नाम है। मैं चाहूँगा कि इसके विषय में आप थोड़ा सा अन्य लोगों का ज्ञानवर्धन करें। अब देखिए हमने क्या बताया कि 16 हस्तियों को ये जो पुरस्कार है, जो हमने बताया कि यहाँ पे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिया गया है। तो इस बार के पुरस्कारों में 16 हस्तियां ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया है, जिसमें असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का नाम ले सकते हैं आप, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का नाम ले सकते हैं। इन पुरस्कारों में जो है कि 29 महिलाएं हैं और 10 NRI हैं। अब उसके बाद हमने ये तो बात कर ली पद्म विभूषण की। अब थोड़ा सा पद्म भूषण जो नाम है इनकी भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपसे हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख। अब देखिए यहाँ पे तरुण गोगोई जी का पहला नाम है पब्लिक अफेयर में असम के क्षेत्र से। फिर उसके बाद नाम है सुमित्रा महाजन जी का। जो सुमित्रा महाजन जी जो हमारे यहाँ चेयरपर्सन हुआ करती थी लोकसभा में, उनका नाम है। उसके बाद कृष्णा नायर है। उसके बाद जो है कि श्री रामविलास पासवान जी का है। श्री निरपन मिश्रा जी का है। इनको जो दिया गया है वो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए दिया है। आपको पता ही होगा कि वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक यह जो है कि प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव थे और इस समय राम मंदिर निर्माण कमेटी की यह चेयरमैन है। उसके अलावा चंद्रशेखर जो है कि कामरा जी को दिया गया है। श्री रजनीकांत देवीदास श्रोफ को दिया गया है। शरीफ कालबे सादिक जी को दिया गया है और बाकी ये नाम भी लिखे हुए हैं। अब देखिए ये तो था पद्म विभूषण और जो है कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण जो है कि 7 लोगों का दिया गया है, ये रहे। तो अब यहाँ पर मैंने नाम बता दिए। अब ये जो तीसरा है पद्मश्री का, तो उसके विषय में मुझे थोड़ा सा समय चाहिए होगा और समय इसलिए चाहिए होगा क्योंकि लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है और मैं ये चाहूँगा कि उसमें से 15-20 नाम जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, मैं उसमें से शॉर्ट लिस्ट करके उनके क्षेत्रों के विषय में थोड़ा सा मैं रिसर्च और करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो हो सकता है कि जब ये PDF आप तक जाए तो उसमें मैं उन चीज़ों को मेंशन कर दूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।